एनपीएस होता क्या है और एनपीएस कब स्टार्ट किया गया था और एनपीएस क्यों स्टार्ट किया गया था। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं आपके डाउट एनपीएस से रिलेटेड पूरे के पूरे क्लियर कर दूंगा। आज आपके एनपीएस से रिलेटेड जो भी डाउट है, आपके मन में जो भी संकोच है, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो मैंने राइट डाउन किए हैं जो एनपीएस से रिलेटेड लगभग सभी लोगों को होते हैं। एनपीएस का क्या उद्देश्य है, इसकी एज क्या है, स्टार्टिंग इसमें फंड कितना लगेगा, स्कीम है या प्राइवेट है, कौन खुलवा सकता है कौन नहीं खुलवा सकता है, ये सभी जो डाउट है आज फ्रेंड्स मैं आप सबके सामने पूरी तरीके से ये सारे डाउट आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, देखिए इस वीडियो में मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आपको एनपीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। तो जो सबसे पहला है वो है उद्देश्य, यानी इस स्कीम को स्टार्ट करने का या गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम, इसका जो गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस था या मेन उद्देश्य था इस स्कीम को स्टार्ट करने तक का, वो था कि जो आफ्टर 60 एज 60 साल के बाद जो लोगों को परेशानी होती है पैसे की वजह से, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम का प्रावधान चालू किया गया था। जो लोग 60 साल के बाद अपने लिए एक अच्छी खासी रकम चाहते हैं, अच्छा खासा बेनिफिट चाहते हैं, जो लोग 60 साल के बाद अपनी एक पेंशन जनरेट करना चाहते हैं ताकि उनका पैसा एक अच्छा खासा आता रहे और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उन्हें अपने किसी रिश्तेदार पे डिपेंड ना होना पड़े, अपने बच्चों पे डिपेंड ना होना पड़े, इजीली अपनी लाइफ और अपने खर्चे वो उठा सके। तो गवर्नमेंट को इसी बात पे ध्यान रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये प्योरली गवर्नमेंट स्कीम है और ये भारत सरकार ने 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था, बुढ़ापे में जो लोग पैसे की वजह से तंगी पाते हैं उनकी पैसे से संबंधित दिक्कत को दूर करने के लिए स्कीम को चालू किया गया था। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में आएगा कि ये बुढ़ापा या फिर ओल्ड एज में ही फायदा देती है। मैं कह रहा हूं कि ओल्ड एज में या बुढ़ापे में बेनिफिट देती है, तो क्या आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये बेनिफिट सिर्फ ओल्ड एज में ही देती है। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है कि यह जो स्कीम है एनपीएस है, ये केवल बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज के लिए ही है। इन्वेस्टमेंट भले ही हम इसे यंग एज से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फायदा है हमें केवल बुढ़ापे में या आफ्टर 60 के बाद ही मिल सकता है। इससे पहले हम इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। आप इसे का ड्रॉबैक मान सकते हो। तो फ्रेंड्स इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की जो एज है वो 18 साल गवर्नमेंट ने रखी है, यानी कि यंग एज में 18 साल की उम्र में हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लगभग 60 साल तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2004 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी जो रूल चेंज हुआ है उसमें एज को बढ़ा के 70 तक कर दिया गया है। और अगर कोई चाहता है कि 70 के बाद भी वो अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखे तो इसको 75 तक भी बढ़ा सकता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक करते हुए आगे बढ़िए। इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वो कितना लगेगा, 500 रुपए से लेकर, और हम इसमें इनफाइनाइट तक कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपए रखा गया है। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ कि 500 रुपए से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं और कितना भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ कि यह गवर्नमेंट के लिए है या प्राइवेट के लिए है या दोनों के लिए। 2004 में यह स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट की गई थी, यानी ये पहले प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके लिए 2004 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने 2009 में एनपीएस को सभी के लिए लागू कर दिया गया।
या एक सेल्फ एम्प्लॉय से लेकर एक हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर तक कोई भी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एनपीएस सबके लिए है और ये भारत सरकार की गवर्नमेंट स्कीम है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है। तो हमें क्या होता है कि किसी भी बैंक से या किसी भी बैंक की शाखा से हम एनपीएस को स्टार्ट कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रहे कि हम लाइफ में केवल एक ही बार एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। हम चाहे प्राइवेट बैंक से खुलवाएं, चाहे गवर्नमेंट बैंक से खुलवाएं या पोस्ट ऑफिस से खुलवाएं, हम किसी से भी एनपीएस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। जब हम एनपीएस अकाउंट किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा खुलवाते हैं तो हमें वहां से एक पीआरएन नंबर मिलता है, परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर मिलता है। तो ये जो पीआरएन नंबर है, कईयों का डाउट है कि ये होता क्या है। ये एक हमारा यूनिक नंबर होता है जो हमें बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और वो हर कैंडिडेट को लाइफ में एक ही बार प्रोवाइड किया जाता है। इसी के द्वारा हम अपना जो एनपीएस अकाउंट है उसे कंटिन्यू करते हैं और ये लाइफ में एक ही बार मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि एसबीआई बैंक में आपने अकाउंट खुलवा लिया है तो आप एचडीएफसी बैंक में भी खुलवाओगे या फिर अदर किसी बैंक में या बैंक पोस्ट ऑफिस में खुलवाओगे, ऐसा नहीं होता। एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट के लिए पीआरएन नंबर मिलता है। अब बात आता है कि जो मैंने आपको एनपीएस बताया है, ये जो मैं आपको एनपीएस के बारे में जानकारी दे रहा हूं या अब हम आगे इस जानकारी तरफ बढ़ें, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है। जो एनपीएस की हम इतनी जानकारी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसको आपको जानना जरूरी है कि इसे रेगुलेट कौन करता है। तो एनपीएस को रेगुलेट करने का काम करता है पीएफआरडीए, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत सरकार की यह एक योजना है और इस योजना को पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यह प्योर एक गवर्नमेंट योजना है और यह योजना आफ्टर 60 ईयर्स के लिए तैयार की गई है। इसको साफ क्लियर कर दिया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट डाउट है वो है क्या ये टैक्स में रिबेट करता है, किसी तरह का सपोर्ट करता है। तो ये टैक्स में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। एनपीएस स्कीम है, उसके कारण आपके टैक्स में बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो अदर स्कीम्स हैं उसके कारण जो आप टैक्स में बेनिफिट खर्चते हो उसकी जो राशि है वो 1.5 लाख तक है। 1.5 लाख तक आप उसके अंदर बचत कर सकते हो, लेकिन एनपीएस के साथ आप इस राशि में 50,000 तक और जोड़ सकते हो, यानी कि टोटल जो आप टैक्स में रिबेट चाहते हैं वो 2 लाख तक कर सकते हो। लेकिन इसमें एक तरीका और है जिसमें आप टैक्स में और ज्यादा बचत कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो एनपीएस के दौरान उसका 10% की और छूट दी जाती है टैक्स में। यस, एनपीएस में अगर कोई कंपनी में किसी का पैसा कटता है तो एनपीएस स्कीम अगर उसने ली हुई है तो उसका 10% टैक्स में और इजाफा हो जाएगा। मान लो किसी का अगर 50,000 रुपए सैलरी पर मंथ है तो 10% यानी कि 5,000 रुपए की और उसकी बचत हो सकती है, यानी कि साल का 60,000 रुपए। तो यहां पे 2 लाख रुपए और प्लस में साल का 60,000 रुपए और, यानी 2,60,000। इतना अमाउंट टैक्स में ज्यादा बचा सकता है एनपीएस स्कीम के साथ में। तो फ्रेंड्स ये है एनपीएस स्कीम में बेनिफिट्स टैक्स में रिबेट के लिए। देखिए एनपीएस जो सेक्शन 80C उसके अंतर्गत नहीं आता है। 80C के अंदर जो मैंने बताया था स्कीम्स जैसे वो कन्या समृद्धि योजना, जीवन ज्योति योजना, वो उनको 80C में शामिल किया गया है, लेकिन जो एनपीएस है उसको जो शामिल किया गया है वो 80C का सब सेक्शन है, यानी सब पार्ट है। 80C का पार्ट नहीं है, उसका एक सब पार्ट है और उसका नाम 80CCD1, जिसके अंतर्गत हमें 50,000 की छूट मिलती है। और उसके बाद सेक्शन 80CCD2 के अंतर्गत हमें 10% की छूट मिलती है। वो 10% की छूट भी हमें इसमें
टोटल जो सैलरी होती है उसका 10% हमें छूट के रूप में मिलता है। तो इस तरीके से हम एनपीएस के जरिए टैक्स में एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको टैक्स के बारे में बता दिया। अब इसमें एक चीज और आती है कि इसके अंदर पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपको इसमें पैसा लगाना है तो वो पैसा कहाँ लगाना है। तो एक इम्पोर्टेंट ये चीज भी है कि इसमें हम पैसा कहाँ लगा सकते हैं और हमारे पैसे के साथ क्या खेल हो सकता है। तो सबसे पहले हम इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं। इसमें 3 तरीके से पैसा लग सकता है। अगर किसी में अगर है कि मैं अपने पैसे के साथ रिस्क ले सकता हूं तो उसे पैसा इक्विटी को चूज करना पड़ेगा। उसमें इक्विटी में क्या होता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। उसमें पैसे लगाने के बाद एक रिस्क फैक्टर बना रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट में उसमें उसका ज्यादा पार्ट है वो ऐसे शेयर मार्केट में या कहीं भी ऐसी जगह लगा सकती है जहां पे पैसा रिस्क के साथ भी रहेगा, लेकिन अगर रिटर्न मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें हम टोटल 75% ही उसके अंदर इक्विटी के अंदर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे ज्यादा लगा सके या पूरा 100% लगा सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट 75% ही हम उसके अंदर लगा सकते हैं। सेकंड आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जो मीडियम टाइप का है। वो मीडियम टाइप का ही रिस्क इसके अंदर देखने को मिलता है और मीडियम टाइप का ही हमें रिटर्न मिलता है। तो काफी लोग इसमें लगाना पसंद करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं जब पैसा इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मुझे किसी भी तरीके की टेंशन ना हो, मेरा पैसा लगा है और मुझे उसका एक चाहे कम ही मुझे उसका रेशियो मिले, कम ही बेनिफिट मिले मुझे, लेकिन रिटर्न मिलना चाहिए। मैं अपने पैसे को दांव पे नहीं लगा सकता। तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके अंदर नेचुरल है कि उसके अंदर लो रिटर्न मिले, लेकिन इतना सिक्योर हो जाता है कि उसके अंदर हमारा पैसे को किसी भी तरीके का हानि नहीं हो सकती, हमारा पैसा रिटर्न में जरूर मिलेगा। एक होता है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को डिसाइड कर सकता है कि उसे कितना पैसा कहां लगाना है, कितना पैसा उसे किस रेशियो में लगाना है, इक्विटी में कितना लगाना है, मॉडरेट में कितना लगाना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना लगाना है। ये आपके हाथ में होता है कि आप उसे कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और किस परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन होता है एक ऑटो चॉइस, उसमें आप हैंडओवर हो जाते हो। जो भी होता है एक आपको बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक मैनेजर मिल जाता है, प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री होता है। वो अपने तरीके से आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये 2 चॉइस होती हैं, आप इनमें से किसी भी चॉइस के साथ जा सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर आपने सुना होगा टायर 1 टायर 2 कि वो क्या होता है। अभी एनपीएस का जो नेक्स्ट चैप्टर है, आपने जो सारा एनपीएस जानने के बाद आपका जो मेन जानना जरूरी है वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जो एनपीएस को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें एक आता है टायर 1 एंड सेकंड 2। जो टायर 1 होता है उसके अंतर्गत हम जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबको टायर 1 के अंदर रखा जाता है। जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जितना भी एनपीएस में हम पैसा लगाते हैं, 50,000, 60,000, 70,000 या 500,000, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सब का सब टायर 1 में रखा जाता है। तो फिर टायर 2 की जरूरत कहां पड़ी? ये हमारे लिए क्या होता है कि वैसे से खोलने की कोई जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी बैंकर से पूछें या या मुझसे ही पूछें तो मैं यही कहूंगा इसको खोलना चाहिए। कैसे भी पैसे के साथ हम उतार चढ़ाव इसके अंदर कर सकते हैं, इसलिए टायर 2 के अंदर हम अपना पैसा रखते हैं। ये दोनों चीजें, टायर 1 खोलना मैंडेटरी है, ये खोलना ही पड़ेगा, लेकिन टायर 2 हमारे हाथ में होता है, हम खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते। एनपीएस स्कीम है, उसके अंतर्गत ये है कि आप जैसे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, मान लो कि एंजल ब्रोकिंग है, अपस्ट्रोक्स है, ग्रो ऐप है, इसमें हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है
जिसके जरिए हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में या कहीं पे भी करवाते हैं। लेकिन अगर हम टायर 2 ओपन करते हैं तो बैंक हमें, गवर्नमेंट बैंक के जरिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है कि आप दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्यों जाते हो, आप हमारे यहाँ पर ही इसका इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। आपको 1000 तरीके का अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एनपीएस के जरिए ही अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में कर सकते हो, चाहे म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, चाहे आप शेयर मार्केट में कर सकते हो या ट्रेडिंग में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो और पैसे को कभी भी निकलवा सकते हो, कभी भी आप पैसे को लगा सकते हो। सब चीजें जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वो टायर 2 के अंदर दी गई है। इसलिए ये दोनों ही पैरेलल बहुत ही जरूरी है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 खुलेगा उसके बाद ही टायर 2 खुल सकता है, डायरेक्ट टायर 2 नहीं खुल सकता है। हाँ, और टायर 1 बहुत जरूरी है। तो आपका डाउट यहां तक क्लियर हुआ। एक डाउट और आता है कि क्या इसके अंदर बैंक का कोई रोल होता है या किस बैंक में हम इसका एनपीएस को ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर करता हुआ चलूं कि जो बैंक होता है वो इसमें थर्ड पार्टी का काम करता है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैंक में नहीं करते, वो भारत सरकार के में डायरेक्ट करते हैं। ये भारत सरकार की स्कीम है और हमारा पैसा होता है वो प्योर सिक्योर होता है, वो भारत सरकार को हम देते हैं। तो बैंक इसमें थर्ड पार्टी होती है। और चाहे आप उसमें प्राइवेट बैंक को चूज करें, चाहे आप उसमें गवर्नमेंट बैंक को चूज करें या आप पोस्ट ऑफिस को चूज करें, किसी को भी चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप उसमें ये ना समझे कि प्राइवेट बैंक है कल को भग जाएगा, हमारे पैसे खो जाएंगे या हमारे पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। ये थर्ड पार्टी होती है जो आपके पैसे को मेंटेन करने का काम करती है, आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट को देख रेख का काम करती है। लेकिन आपका पैसा सिक्योर रहता है। बैंक चाहे बंद हो जाए या बैंक करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पैसे का कुछ भी नहीं होगा। आप इस चीज से निश्चिंत रहें, आपका पैसा सही जगह लगा, गवर्नमेंट भारत सरकार के अंदर लगा हुआ है। उसके बाद ये आता है कि हमने पैसा लगा दिया, टायर 1 में भी लगा दिया, टायर 2 में भी पैसा लगा दिया और हमने एनपीएस का अकाउंट खुलवा भी लिया है, सारी चीज हमने कर लिया। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि हमें पैसा निकलवाना पड़ जाए, या हम कितना पैसा इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है ये तो ओल्ड एज के लिए स्कीम है। तो हम इसे, अगर हमें ये मान लो 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में हमें पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो क्या एनपीएस से हम पैसा निकलवा सकते हैं? तो आपका ये डाउट भी मैं क्लियर करते हुए चलूं कि वैसे तो देखा जाए ना तो एनपीएस स्कीम में से पैसा आपको नहीं निकलवाना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। फिर भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां हमें पैसे की सख्त जरूरत है, लाइक एजुकेशन के लिए या किसी गंभीर बीमारी के लिए, उस स्थिति में एनपीएस से हम कुछ पार्ट पैसे का निकलवा सकते हैं। एनपीएस को स्टार्ट किए हुए जब 10 साल हो जाए, यानी कि एनपीएस हमें जब 10 साल हो जाए उसके बाद ही हम पैसा कुछ निकलवा सकते हैं। यानी हम 10 साल से पहले तो हम कुछ भी नहीं निकलवा सकते, चाहे आपके ऊपर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हम उसमें से पैसा नहीं निकलवा सकते। हाँ, अगर 10 साल अगर हमें हो गए हैं एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो उस एनपीएस में से हम 25% यानी टोटल का 25% हम निकाल सकते हैं अपनी कंडीशन को रखने के बाद। अगर हमारी कंडीशन वाकई में ऐसी है कि हम उसमें मान लो बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या हमें बहुत ही ज्यादा नीड है पैसे की, उस वक्त हम केवल 25% एनपीएस के टोटल अमाउंट में से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल 60 साल की उम्र तक 2 से 3-4 बार ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये तो कुछ ज्यादा बता दिया, ऑलमोस्ट 2 से 3 तक ऐसी रेशियो है कि इतनी बार ही हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा हम उसमें से नहीं निकाल सकते। उम्मीद है आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि पैसा कितने साल तक ब्लॉक रहता है और पैसा हम कब कब निकाल सकते हैं। तो गाइस ये चीज है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये जरूर सोच लें कि आप स्टार्टिंग जो एज 18 साल रखी है आप यंग एज से या फिर उसके बाद कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो पर ऐसा खेल नहीं है कि आप इसे बीच में पैसा निकलवा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें से पैसा नहीं निकलवा सकते बीच में, यही इसकी शर्त होती है। आप इसे 60 साल के बाद ही मैच्योर कर सकते हो, कोई कुछ कंडीशनों को छोड़कर। अब जो बात आती है
यहाँ तक आपके डाउट पूरे क्लियर हो गए। उम्मीद है मैंने 90% एनपीएस के बारे में आपको बता दिया है और आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। इसके अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है एनपीएस का जो लास्ट पड़ाव है कि अब जो हमें अमाउंट मिलता है 60 साल के बाद वो कैसे मिलेगा या किस हिसाब से वो हमें पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो मान लीजिए हमने वो 60 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है या मान लीजिए उसको 70 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है या 75 साल तक हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अब वो हमें अमाउंट चाहिए ना, तो वो अमाउंट हमें किस तरीके से मिलेगा अब वो जानते हैं। तो बात ये है कि जब हमारा टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, हमारी मैच्योरिटी आ जाती है, तब हमें जो पैसा मिलता है वो पूरा एक साथ नहीं मिलता है। 100% गवर्नमेंट द्वारा हमें पैसा नहीं दिया जाता है। जो पैसा दिया जाता है वो 60% हमें अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है। केवल टोटल का 60% अमाउंट हमें प्रोवाइड किया जाता है और जो अमाउंट हमें प्रोवाइड किया जाता है वो टोटल टैक्स फ्री अमाउंट होता है। यानी जो 60% अमाउंट हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेगी और जो 60% अमाउंट है वो हमें डायरेक्ट हमारे अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी के बाद। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका 60 साल के बाद जो रेवेन्यू है वो लगभग 1 करोड़ हो गया, तो गवर्नमेंट उसे 1 करोड़ को ना भेज के उसमें से 60 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा बिना किसी टैक्स के साथ। लेकिन जो बचा हुआ 40% अमाउंट है, जो आपका 40% अमाउंट बच गया है, वो गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है। वो आपको टुकड़ों में दिया जाता है पेंशन के रूप में, उस पर ब्याज भी देती है। वो जो 40% अमाउंट गवर्नमेंट के पास होल्ड रहता है वो आपका पेंशन के रूप में आपको हर महीने मिलता रहेगा, लेकिन उस पे गवर्नमेंट आपको ब्याज भी देती रहेगी और वो आपको पेंशन के रूप में अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पर मंथ, जब तक वो 40% अमाउंट आपका पूरा ना हो जाए। और यही हमारी पेंशन बनती है। ये जो 40% है यही हमारी पेंशन बनती है। अब बात ये आती है कि एक और मेजर क्वेश्चन है जो काफी डाउट भरा रहता है, काफी लोग इससे पूछते भी हैं कि मान लीजिए आज की जैसी जो भागदौड़ की जिंदगी है, अगर हम 60 साल तक या मैच्योर होने तक अगर हम नहीं रहते हैं, अगर जो भी है इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, जो इन्वेस्टर है वो अगर नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो पैसा है ये कैसे और किसको मिलेगा। तो ये बात मैं आज आपको क्लियर कर दूं। अगर मैच्योरिटी हो जाती है, मैच्योरिटी तक जो इन्वेस्टर है वो अगर जिंदा नहीं रहता है, तो जब हम एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे हमें 3 नॉमिनी बनाने की फैसिलिटी दी जाती है। हम कोई भी 3 नॉमिनी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक वाइफ है एंड उसके बाद हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, या कोई भी ऐसे 3 नॉमिनी जो हमें हमारे बिल्कुल क्लोजेस्ट हो, जिनको हम अपना अमाउंट देना चाहें, शेयर करना चाहें, वो हमें इसके अंदर रखने होते हैं। मान लो वो इन्वेस्टर नहीं रहता है तो ये जो पैसा है ये नॉमिनी को चला जाएगा। लेकिन जब हम एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो उसमें उस वक्त एक चीज हम डिसाइड पहले से ही कर लेते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज किस नॉमिनी को जाएगा। मान लीजिए वाइफ को हम अगर देना चाहते हैं 50% हम वाइफ के लिए नॉमिनी तैयार करते हैं और बाकी 25% हम अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं। इस तरीके से 100% का अमाउंट हम अपने पूरे एनपीएस के अमाउंट से शो करते हैं। ये पूरा एक ओवरव्यू है कि हमारा अगर 1 करोड़ रुपया बनता है, अब उस 1 करोड़ में से 50% यानी कि 50 लाख रुपए वाइफ के अकाउंट में चले जाएंगे और 25 लाख रुपए और 25 लाख रुपए बच्चों के अकाउंट में चले जाएंगे। ये कोई भी नॉमिनी हो सकता है, बच्चों की जगह वो अपने भाई को भी कर सकता है या अपने कोई
ब्रदर इन लॉ वगैरह, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, जो वो चाहे कोई भी नॉमिनी बना सकता है। तो इस तरीके से पैसा डिवाइड हो जाता है। और ऐसे ही जब पेंशन होती है, जो 40% अमाउंट गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है, तब वो जो पेंशन आता है, मान लीजिए वो पेंशन आई 40,000 रुपए, उस 40,000 में से 50% यानी कि 20,000 रुपए वाइफ के अकाउंट में चले जाएंगे और 10-10 हजार रुपए बच्चों के अकाउंट में चले जाएंगे। तो पेंशन का भी शेयर वैसे ही डिवाइड होता है जैसे कि टोटल अमाउंट का डिवाइड हुआ था। तो इसमें किसी तरीके का कोई भी ऐसा उलझन भरा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी तरीके से ये समझा दिया गया। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। शायद कोई चीज ऐसी है जो छूट गई हो, शायद कोई ऐसा है जो मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप मुझे उसे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस तरीके से सारा मेच्योरिटी के फंड हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इनको पूरी तरीके से वीडियो को अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है दोबारा देख लीजिए, और कुछ लिखना है तो वो आप लिख भी लीजिए, और फिर भी कोई डाउट रहता तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं। आप मेरे इस अकाउंट को देख सकते हैं जो मुझे शो कर रहा है, जो मेरे बायो में है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा रही, तो प्लीज आप यहाँ तक बने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।